Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education, पेतिया। आज का ये जो मैं कक्षा लेने जा रहा हूँ वो डीएलएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो कि विषय हो जाता है F5 भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ इकाई 3, जिसका नाम हो जाता है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था भाषा अर्जन एवं भाषा सीखने में अंतर। इस चीज़ को मैं ऑलरेडी आपके क्लास में भी बता चुका हूँ, कल वीडियो के माध्यम से भी बताया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद्यालय में भाषा विषय के रूप में और माध्यम के रूप में। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं विद्यालय में भाषा विषय के रूप में क्या कहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहता है कि विद्यालय में भाषा विषय के रूप में कहता है। विषय क्या हो गया, यानी कि एक सब्जेक्ट के रूप में। इसमें कहता है कि हम यह जानते हैं कि भाषा के शब्दों में किसी भी देश की संस्कृति का इतिहास छिपा रहता है। यानी कि भाषा के शब्दों में ही किसी भी देश की संस्कृति का इतिहास छिपा रहता है, चूँकि यह एक ऐसा सशक्त माध्यम है, यानी निरंतर चलने वाली माध्यम है, जिसके द्वारा बच्चों में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। किसके द्वारा? भाषा विषय के द्वारा। बालकों में बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास उनके सीखने की योग्यता पर निर्भर करती है। यानी कि अगर जिस बच्चे का बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होगा या जो किसी चीज़ में सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो यह उस पर निर्भर करता है। आगे कहता है कि भाषा बालकों के स्वास्थ्य चिंतन का आधार होता है। यानी कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ विद्यालय में भाषा किसके रूप में? विषय के रूप में। आगे कहता है कि जो मैं बता रहा हूँ भाषा बालकों के चिंतन स्वास्थ्य चिंतन का आधार होता है। यह किसी भी राष्ट्र की सफलता तथा उसकी उन्नति में उस देश की नागरिकों के विचार पर अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। चिंतन के विकास में भी भाषा एक ऐसा साध्य साधन है। चिंतन क्या होगी? यानी कि जो लोग सोचते विचारते हैं। तो वही कहता है कि चिंतन के विकास में भी भाषा एक ऐसा साध्य साधन है जो कि अपनी भूमिका लगभग पूर्ण रूप से निभाती है। यानी कि जो चीज़ हम लोग सोचते हैं विचारते हैं वो हमारा किस पर होता है? भाषा पर ही होता है। आगे कहता है कि हम यह जानते हैं कि भारत के 7 राज्यों में उनकी मातृभाषा हिंदी है। यानी मुख्य 7 राज्य में मातृभाषा हिंदी है, और अन्य राज्यों में इसके अलावा 7 के अकॉर्डिंग और अलग में कहता है, और अन्य राज्यों में राष्ट्रभाषा और द्वितीय भाषा स्वीकार किया गया है। क्योंकि जिन राज्यों में हिंदी भाषा मातृभाषा है वहाँ तो एक विषय के रूप में इसे स्थापित किया गया। यानी कि जहाँ पर हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा, यानी कि जिस राज्य में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, वहाँ हिंदी को क्या किया गया? एक मातृभाषा के रूप में, एक विषय के रूप में इसको क्या किया गया है? रखा गया है। आगे कहता है वहाँ तो एक विषय के रूप में ही स्थगित है, लेकिन इसके अपेक्षाकृत, अब इसके अकॉर्डिंग अब अलग में चलते हैं, इसके अपेक्षाकृत अन्य राज्यों में हिंदी सिर्फ पढ़ाई का एक क्या है? माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि देखिए हम लोग का परिवार है, पास पड़ोस है, समाज है, तो हम लोग के आसपास पड़ोस में क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम लोग विद्यालय में भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और जिस राज्य में अगर हिंदी भाषा को मुख्य मातृभाषा प्रदान की गई, वहाँ इसको एक विषय के रूप में रखा गया है। और बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं है, वहाँ पर इसको एक पढ़ाई के साधन के रूप में रखा गया है। कहता है कि मातृभाषा का मौखिक रूप से उतना ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है जितना एक विषय के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।
यानी कि देखिए मौखिक रूप से तो हम लोग सिर्फ बोलते हैं, लेकिन विषय के रूप में हम लोग उसके सारे चीज़ को देखेंगे। व्याकरण, उसकी क्या कहता है उच्चारण, लिखने का क्रम, मात्रा, यानी कि सारी चीज़ को अगर मातृभाषा को अगर हम लोग विषय के रूप में अगर रखते हैं, हिंदी भाषा को या जो भी आपका भाषा है, किसी भी भाषा को अगर विषय के रूप में रखते हैं, माने जिस कल्चर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिस देश के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, जिस राज्य के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, अगर कि जैसे कि हम लोग का भारत हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पर अगर लोग का मातृभाषा हिंदी है, तो अगर यहाँ पर अगर हिंदी भाषा मातृभाषा जो हम लोग का हिंदी है, तो अगर यहाँ पर अगर हम लोग हिंदी भाषा को अगर रख रहे हैं, ठीक है, विषय के रूप में, तो हमें क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि मौखिक रूप से भाषा को एक व्यवहारिक रूप में हम लोग वर्णन करते हैं, यानी कि व्यवहार के बोलचाल में। लेकिन लिखित रूप में क्या करते हैं? लिखित रूप में हम लोग सारी चीज़ को क्या करते हैं? देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखते हैं। इसीलिए विषय के रूप में अगर भाषा होता है तो उसका बहुत महत्व होता है। कहता है कि एक व्यवहारिक रूप में हम लोग उसका वर्णन करते हैं, लेकिन एक विषय के रूप में भाषा को सैद्धांतिक रूप से वर्णन करते हैं। एक विषय के रूप में भाषा की सभी विविधताओं तथा व्याकरण की उत्पत्ति, मैंने पहले ही बताया, व्याकरण की उत्पत्ति और उसका विकास किया गया है, जिसके अनुसार एक विषय के रूप में भाषा का ज्ञान बच्चों के में कराया जाता है। यानी कि देख रहे विषय के रूप में होने से क्या फ़ायदा है? विषय के रूप में होने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है कि हम उसके बारे में पूर्ण रूप से क्या करते हैं? जान लेते हैं। आगे कहता है कि भाषा का विकास बालकों के अंदर एक स्वाभाविक तथा सरल प्रक्रिया के रूप में होता है। भाषा विषय बालकों के लिए उपयोगी, ज्ञानवर्धक तथा एकीकरण पद्धति पर आधारित होता है, यानी एकीकरण एक ही पद पर आधारित होता है सबों के लिए। नेक्स्ट कहता है आपका, तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अब तक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अब तक हम लोग देख रहे हैं भाषा किसके रूप में? भाषा किसके रूप में? विषय के रूप में अब हम लोग देख रहे हैं। आगे हम बता रहे हैं आपको, आगे कहता है कि किसी भाषा का अध्ययन करना ही सच्चे अर्थ में राष्ट्र की सेवा है। भाषा विषय शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना विशेष महत्व रखता है। तो ये था आपका एक विषय के रूप में भाषा। अब आगे हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, कहता है आगे कि एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो पहला उद्देश्य कहता है कि भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना, ताकि अन्य भाषी लोगों के साथ कुशलतापूर्वक समायोजन कर सके। दूसरा कहता है अन्य भाषी लोग के साथ विचारों का आदान प्रदान की क्षमता करना, दूसरा उद्देश्य हो जाता है। तीसरा हो जाता है मातृभाषा से इतर अन्य भाषाओं में भी अतुल ज्ञान का भंडार है, उसे अर्जित कर अपने ज्ञान का विस्तार करना। यानी कि जितना हम भाषा को जानेंगे, जितना उसके बारे में सीखेंगे, उतना ही हमारा ज्ञान भंडार में क्या होगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट कहता है अन्य भाषी समाज की संस्कृति विशेषताओं से परिचित होना। नेक्स्ट कहता है कि अन्य भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन कर आनंद भूर्ति प्रदान करना। उसके बाद कहता है इतर भाषी समाज के आदर्शों, जीवन मूल्यों, चिंतन धारा आदि से परिचित अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करना। नेक्स्ट कहता है कि अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपने व्यावसायिक कुशलता क्षेत्र का विस्तार करना। नेक्स्ट आपका आता है अपनी मातृभाषा और उसका साहित्य तथा द्वितीय भाषा और इसका साहित्य, इनका तुलनात्मक अध्ययन करके अपने ज्ञान का विकास करना। यानी कि जो आपकी मातृ की भाषा हो गई और जो आपका मातृभाषा उसका साहित्य तथा द्वितीय भाषा जो आपका हो गया, उन दोनों को तुलना करके अपने ज्ञान का विकास करना। उसके बाद नेक्स्ट कहता है अपने प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के या केंद्रीय राजनैतिक नेतृत्व की दृष्टि से संसद की कार्यवाही में सम्यक रूप से भाग लेने के लिए द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा उपयोगी होता है।
नेक्स्ट कहता है कि देश के प्रशासन के विभिन्न विभागों में समायोजन बनाए रखने के लिए भी द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। 11 नंबर पे कहता है कि मातृभाषा या प्रथम भाषा के अन्य या द्वितीय भाषा का ज्ञान उदार दृष्टिकोण विकसित करने में बड़ा सहायक होता है। अतः कहता है कि विषय के रूप में भाषा शिक्षण में आने वाली बाधाएं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी हम लोगों ने देखा एक विषय के रूप में भाषा शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, जो कि मैंने आपको 9 उद्देश्य बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ विषय के रूप में भाषा शिक्षण में आने वाली बाधाएं कौन कौन से है। यानी कि एक विषय के रूप में जिस भाषा शिक्षण को जो भी हमारा भाषा होता है, उस भाषा के अंतर्गत जो हमारी शिक्षण होती है उसके अंतर्गत क्या क्या बाधाएं आती उसके बारे में। तो कहता है कि विषय के रूप में भाषा के शिक्षण में आने वाली निम्नलिखित बाधाएं हैं। नंबर 1, श्रवण स्तर। कहता है द्वितीय भाषा का विद्यार्थी प्रथम भाषा की ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप ही किसी ध्वनि को सुनता है। अर्थात एक हिंदी भाषा मराठी या मलयालम को सुनता है, एक बंगाली भाषी को ब सुनता है। यानी कि यहाँ पर देखिए आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि जो द्वितीय भाषा, जो हमारा हिंदी जो भाषा हो गया, मान लीजिए कि हमारा प्रथम भाषा हिंदी हो जाता है, दूसरा बंगाली हो जाता है या मराठी हो जाता है, तो वो जिस अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं ना, जो बोलते हैं तो वो उसी के अकॉर्डिंग सुनता है। ये हो गया श्रवण। आगे कहते हैं एक पंजाबी भाषा य को ज सुनता है। देखिए बंगाली भाषा जो गया व को ब सुनता है, तो पंजाबी भाषा य को ज सुनता है और आदि ध्वनि इसको नद्र को पूरी कर ध्वनि के रूप में सुनता है। तो पहला हो जाता है आपका श्रवण स्तर। यानी श्रवण स्तर के अंतर्गत यानी कि जिस भाषा की ज्ञान है तो वह उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग उच्चारण करते हैं, यानी कि जो हम लोग जो उच्चारण के बाद जो हम लोग सुनते हैं, तो मैं कहता है ना कि एक हिंदी जो भाषा हो गया मराठी या मलयालम के दो को सुनता है, तो बंगाली जो हो जाता है क्या होता है ब की जगह पर व की जगह पर ब को सुनता है। पंजाबी जो हो जाता है य को ज सुनता है। तो ये हो जाता है श्रवण। दूसरा कहता है उच्चारण में क्या बाधाएं आती है? कहता है द्वितीय भाषा के विद्यार्थी की वाक इंद्रिया प्रथम भाषा की वाक्य व्यवस्था के अनुरूप ढकी होती है, अतः वह उच्चारण भी उसके अनुरूप ही भिन्न भिन्न प्रकार से करता है। जैसे हिंदी भाषा, जैसे कहता है नंबर एक हिंदी भाषी मराठी के तिंत को ठिल्लक कहेगा, अर्थात मध्यम को मलयालम कहेगा। एक बंगाली भाषी देवी को देवी कहेगा, देवी और देवी, देख रहे हैं अंतर, वी और बी। एक पंजाबी भाषी योगी और दूसरे को कहता है जोगी। तो ये हो जाता है आपका उच्चारण दोष। यानी कि वो आप अपने उच्चारण के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं और वो अपने उच्चारण के अनुसार उसी शब्द का प्रयोग करता है। तीसरा कहता है वाचन स्तर। कहता है वाचन स्तर में कहता है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपि समान होने पर यथा हिंदी मराठी नेपाली संस्कृत शब्दों की वर्तनी व्यवस्था में थोड़ी भिन्न होने के कारण वाचन गति तथा सस्वर वाचन के प्रभाव में कुछ न्यूनता आती है। यानी कि देखिए जिसका जो बोलने का जो वर्तनी है, ठीक है, वो क्या हो जाता है प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में क्या हो जाता है अलग हो जाता है। ठीक है, मैं जो बोलूँगा, जो मैं वो प्रोनाउंसिएशन करूँगा, जो मैं बोलूँगा वो सामने वाला उसी को थोड़ा अपने अनुसार, यानी कि जिस भाषा के अकॉर्डिंग वो बोले वो उसी के अकॉर्डिंग उस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आगे कहता है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपियाँ भिन्न होने पर वर्ण और ध्वनि में सहसंबंध स्थापित करने में अधिक कठिनाई आती है तथा सस्वर वाचन में अच्छी गति और प्रवाह उत्पन्न होने में पर्याप्त समय लगता है। चौथा कहता है लेखन स्तर। लेखन स्तर में क्या कहता है कि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपि समान होने पर वर्ण लेखन में कई बाधाएं नहीं आती है। यानी कि अगर दोनों का लेखन स्तर अगर सेम होता है तो लिखने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, लेकिन अगर प्रथम की वर्तनी व्यवस्था द्वितीय से अलग होता है तो लिखने में अपना क्या होगा बाधा उत्पन्न करता है।
कहता है कि यदि प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा की लिपियाँ भिन्न भिन्न होती है तो वर्ण लेखन वर्तनी व्यवस्था पर प्रथम भाषा की लेखन और वर्तनी व्यवस्था का बोधात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि वहाँ पर आपका यानी कि वहाँ आपका क्या कहता है, वहाँ पर अगर आपका जो आपकी क्या कह जाता है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ये जो आपका लिपि जो होती है अगर वो भिन्न होती है तो लिखने में भी क्या होगा, दिक्कत होगी। उसके बाद कहता है वाक्य रचना स्तर। वाक्य रचना स्तर के अकॉर्डिंग क्या कहता है माय डियर स्टूडेंट, वहाँ कहता है द्वितीय भाषा का जब छात्र द्वितीय भाषा सीखता है, द्वितीय भाषा का जब छात्र द्वितीय भाषा सीखता है तो प्रथम भाषा का जो आधार यानी कि जो चिंतन होता है उसकी क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। तो और उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वाक्य की रचना करता है। शब्द उच्चारण में भी वही करता है, यानी कि जैसा आपका उच्चारण आप करेंगे वो विलम्ब से पहले उसको सुनेगा, फिर उसके बाद उस शब्द का उच्चारण करेगा। तो ये जो थे 6 क्या थे आपके, ये जो 6 जो थे आपके विषय के रूप में भाषा शिक्षण में आने वाली बाधाएं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया एक विषय के रूप में, यानी विद्यालय में विषय के रूप में भाषा शिक्षण के बारे में। अब इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक माध्यम के रूप में, जैसे कि यहाँ कहता है ना कि मैंने क्या आपको कराया, विद्यालय में भाषा विषय के रूप में, दूसरा कहता है माध्यम भाषा के रूप में। तो यहाँ कहता है अब मैं इसके नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा माध्यम भाषा के रूप में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।